नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव और हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की पूरी दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो अगले 48 घंटे पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी हैं, क्योंकि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पश्चिम एशिया पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर हमला किया और अब कभी भी इजराइल ईरान पर बम बरसा सकता है। तेल अवीव और तेहरान की यह लड़ाई सारी दुनिया को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब पश्चिम एशिया में युद्ध हुआ है, तेल संकट की वजह से पूरी दुनिया की रफ्तार थम जाती है। किसी बड़े युद्ध को लेकर यह शंका कोई कोरी बकवास नहीं है। इजराइल ने ईरान को बड़े हमले की चेतावनी दी है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। इस बीच ईरान के पुराने दुश्मन अमेरिका के तेवर भी तीखे नजर आ रहे हैं। जानकार कह रहे हैं कि वो इस जंग में कूद सकता है। खबरें यह भी हैं कि अगले कुछ दिनों या कुछ घंटों में इजराइल ईरान के तेल भंडारों के साथ साथ उसके परमाणु ठिकानों पर भी हमले कर सकता है। परमाणु रिएक्टर्स जो हैं उन पे हमले कर सकता है। और एक बड़े कदम के तहत इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच ईरान के प्रॉक्सी वार हथियार संगठन हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल की सेना लेबनान के अंदर 2 किलोमीटर तक दाखिल हो गई है। यहां आमने सामने की मुठभेड़ में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 18 घायल हुए हैं। यह संख्या बढ़ भी सकती है। और खबर यह भी है कि अब से कुछ देर पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 1-2 नहीं बल्कि 40 मिसाइलें दागी हैं। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल में कई मिलिट्री पोस्ट को निशाना बनाया है। यानी पश्चिमी एशिया अब जंग की आग में झुलसने लगा है। और करीब 5 महीने बाद ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला कर दिया। इजराइल के आसमान में आग उगलती मिसाइलें दिख रही थी, वहीं जमीन पर सायरन की आवाज गूंज रही थी। इजरायली समय के मुताबिक 8:15 बजे के आसपास रात में, और भारतीय समय के मुताबिक रात के 10:15 बजे से कुछ देर पहले का वक्त रहा होगा, जब तेल अवीव और नजदीकी इलाकों के ऊपर बड़ी संख्या में मिसाइलें उड़ती नजर आईं, जिसके बाद इजरायली सेना ने तुरंत लोगों को अगले आदेश तक सुरक्षित स्थानों, खासकर बम शेल्टर्स में जाने को कहा। और मिसाइल हमले के धमाकों की गूंज पूरे इजराइल में सुनाई दे रही थी, और यरूशलेम से लेकर जॉर्डन वैली तक ये सायरन गूंज रहे थे, मिसाइलें बरस रही थी। और मिसाइलों की बारिश के बीच तेल अवीव के आसमान में बीचों बीच चमकती रोशनी भी दिख रही थी, और मिसाइलों के इंटरसेप्ट करने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जो ये बता रही थी कि इजरायली डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनका, वो ज़्यादातर मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर रहा है। हालांकि कुछ मिसाइलें इजरायली क्षेत्रों में भी गिरी हैं। बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइलें शार्पनल डेड सी, इजराइल के दक्षिणी इलाके और तेल अवीव के आसपास शेरोन क्षेत्र में गिरी हैं। और इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेरिको इलाके में आसमान से रॉकेट के टुकड़े गिरने से एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की मौत हो गई। और इसी साल अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे। हालांकि अप्रैल की तुलना में ये वाला जो हमला था, ये बड़ा हमला था, क्योंकि अप्रैल में ईरान ने जो कहते हैं कि इजराइल पर करीब 110 के आसपास मिसाइलें दागी थी, और जिसमें 30 क्रूज मिसाइलें भी शामिल थी। लेकिन इस बार बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या 180 से ज़्यादा बताई जा रही है। तो ईरान की ओर से इजराइल पर 180 ज़्यादा मिसाइलें दागी गई, लेकिन फिर भी इजराइल को नुकसान नहीं हुआ। ज़्यादातर ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ऐसे में पूरी दुनिया में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर आसमान में ईरान का ये अचूक डिफेंस सिस्टम आखिर है क्या। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि इजराइल के इस पूरे रक्षा कवच को, और ये रक्षा कवच कैसे काम करता है। दरअसल इजराइल के पास 3 शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। इस 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो शामिल है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आयरन डोम कैसे काम करता है। इजराइल के आयरन डोम को सबसे सुरक्षित सुरक्षा कवच माना जाता है, और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल
हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई छोटी मिसाइल और रॉकेट्स को नष्ट करने में होता है। और इजराइल के पास पूरे देश में आयरन डोम के 10 कमांड सेंटर हैं और हर कमांड सेंटर के साथ एक रडार लगा होता है जो रॉकेट या मिसाइल का पता लगाते हैं। और आयरन डोम सभी रॉकेट या मिसाइल को नहीं मारता है, ये खास बात है। ये उन्हीं रॉकेट को ख़त्म करता है जो आबादी वाले इलाकों में गिरने वाले होते हैं। और उसके हर इंटरसेप्टर की कीमत करीब $1.5 लाख बताई जाती है। और इजराइल के मुताबिक आयरन डोम का सक्सेस रेट यानी सफलता का प्रतिशत 90 के आसपास है। लेकिन इजराइल के पास आयरन डोम से भी बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इनमें से एक है डेविड स्लिंग, जिसकी रेंज आयरन डोम से 4 गुना से भी ज़्यादा है। डेविड स्लिंग बैलिस्टिक मिसाइल, बड़े कैलिबर रॉकेट और क्रूज मिसाइलों से बचाव करता है। डेविड स्लिंग की रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है और डेविड स्लिंग के एक लॉन्चिंग सिस्टम से एक साथ 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। और इसके बाद नंबर आता है एरो एयर डिफेंस सिस्टम का। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने एरो 2 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम बनाया है और एरो 2 की रेंज 100 किलोमीटर से लेकर है 100 किलोमीटर के आसपास है। वहीं एरो 3 की रेंज 2400 किलोमीटर है। और एरो डिफेंस सिस्टम शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को आसमान में ही खत्म कर देता है। आइए अब आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि आयरन डोम या फिर इजराइल का पूरा जो 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैसे काम करता है। आपने देखा होगा कि जब भी इजराइल पर दुश्मन मिसाइल से हमला करता है तो इजराइल की मिसाइलें उसे आसमान में ही तबाह कर देती हैं। यहाँ तक कि अलग अलग दिशा और जगह से आने वाली मिसाइलें भी एक के बाद एक खत्म कर दी जाती हैं। दरअसल इस एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसका रडार, जिस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। और जैसे ही दुश्मन की तरफ से मिसाइल दागी जाती है इस रडार को तत्काल पता चल जाता है। इसके बाद ये रडार कमांड यूनिट को संदेश देता है और कमांड यूनिट से ये पता लगाती है कि दुश्मन की कौन सी मिसाइल रिहायशी इलाकों पर गिरने वाली है और कौन सी मैदानी इलाके में। और इसके बाद रिहायशी इलाकों में गिरने वाली मिसाइल को निशाना बनाने के लिए लॉन्चर को एक संदेश भेजा जाता है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन में किस तरह से एक साथ कई दिशाओं से आने वाली मिसाइलों को ये दाग सकता है। और फिर लॉन्चर से निकलने वाली मिसाइल दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मार देती हैं। और इस मिसाइल में एक गाइडेड डिवाइस लगी होती है जिसकी वजह से ये दुश्मन की मिसाइल पर तेजी से सटीक हमला करती है। और इजराइल के पास 3 शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम हैं और इसी से वो हर बार अपने नागरिकों को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये सुनते हैं रक्षा विशेषज्ञ आदि अचिंत इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं। एरो 2 एंड 3 करके इनके सिस्टम्स हैं जिसके अंदर लॉन्ग रेंज के अंदर 150, 200, 300 किलोमीटर की रेंज के अंदर जब इनको कुछ मिसाइल या रॉकेट आती हुई इजराइल की तरफ दिखती है उसके ऊपर ये लोग टारगेट करते हैं उस सिस्टम से। मीडियम डिस्टेंस वाले को ये लोग बोलते हैं डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग का भी सिमिलर सिस्टम है जहां पर ये रॉकेट्स के ऊपर जाके बेसिकली कोलाइड करता है इनका प्रोजेक्टाइल जो फायर करते हैं लोग। एंड वो मीडियम रेंज के अंदर जो भी उनके ऊपर थ्रेट्स होते हैं उसको ये टारगेट करके नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अगर उससे भी कोई चीज आगे निकल जाए तो उनका जो तीसरा सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं आयरन डोम। ये छोटा एक सिस्टम होता है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होता है जिसके अंदर इन टारगेट्स को ट्रैक किया जाता है और उसके ऊपर बेसिकली ये लोग फायर करके उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। बट इसके अंदर एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि ये जो तीनों लेयर मैंने आपको बताई हैं ये एक ही मेन सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड होता है। तो वो सेंट्रल सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन से टारगेट को कौन सी जगह पे जाके मारना है और कौन सी जगह पे अगर वो टारगेट गिर रहा है उसको छोड़ना है। अभी एक नया सिस्टम इजराइल काम कर रहा है जिस चीज के ऊपर इज कॉल्ड लेजर टारगेटिंग सिस्टम। तो अभी उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं लेजर से जहां पर ये एनर्जी या लेजर से उसको टारगेट करेंगे और उसको नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी। इस बीच इजराइल का कहना है कि करीब 1 करोड़ आम लोग ईरानी मिसाइलों के निशाने पर थे और ये मिसाइलें जेरूसलम के ऊपर से गुजरी जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए एक बहुत पवित्र स्थान है। और ऐसे में जब ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही थी तब सभी इजरायली नागरिक बम शेल्टर में थे। लेकिन जैसे ही हमले रुके सेना ने नागरिकों को बम शेल्टर से बाहर आने के संदेश जारी कर दिए और एक बड़े खतरे, एक बड़े नुकसान को टाल दिया गया। पूरा सच में अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस तरह की इमरजेंसी में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली सुरक्षा एजेंसियां कैसे काम करती हैं, कैसे उनके बंकर्स काम करते हैं।
दरअसल इसराइल में एक फुल प्रूफ सायरन प्रणाली है जो खतरे की स्थिति में बजती है और नागरिकों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर जाने का एक संकेत देती है। जोर से सायरन बजता है। इसके अलावा मोबाइल फोन और ऐप्स के माध्यम से भी अलर्ट मैसेज हर व्यक्ति को भेजे जाते हैं और सायरन बजने पर नागरिकों को तुरंत बंकर या सुरक्षित कमरों में जाना होता है और इमारत में बने इन बंकरों को मामाद कहा जाता है। विस्फोटों और हमलों से सुरक्षित रखने के लिए इन बंकरों को बेहद मजबूत कंक्रीट और स्टील जैसी सामग्रियों से बनाया जाता है। बंकरों में हवा की शुद्धता और गुणवत्ता बरकरार रखने की प्रणाली भी होती है, यानी साफ हवा भी इन बंकरों में मिलती है, जो कि बाहर के जो हानिकारक तत्व हैं जैसे गैस है, धुआं है, उनसे इसमें जो सुरक्षित बचने के लिए जाते हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षा मिलती है। और इन बंकरों में पर्याप्त मात्रा में पानी, भोजन और मेडिकल एड की सामग्री रखी होती है और इसके अलावा संचार उपकरण और नेटवर्क की भी मजबूत व्यवस्था रहती है ताकि लोग एक दूसरे और बाहरी दुनिया के साथ संपर्क में जुड़े रह सकें, ताकि खतरा टलने के बाद लोगों को बंकर से बाहर आने की सूचना भी मिल सके। और यही वजह रही है कि जब ईरान के मिसाइल हमले थमे तो इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि अब कोई खतरा नहीं है और सभी लोग बम से बचाने के लिए जो बंकर हैं उनसे बाहर आ सकते हैं। आइए सुनते हैं रक्षा विशेषज्ञ आदि अचिंत इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसी से कम्युनिकेशन जाती है इनके मोबाइल्स के ऊपर। तो आपको एक रेड अलर्ट टाइप बोलते हैं उसको, बेसिकली हर सिटी के अंदर ये लगा होता है, उसको एक रेड कलर करके एक नाम दिया जाता है। तो जैसे ही वो रेड कलर अलर्ट आपके पास आता है, मोबाइल पे आता है या कहीं पे भी आता है और ऊपर से सायरन्स भी बजते हैं, हर घर में जो रेजिडेंशियल घर होते हैं या कोई बिल्डिंग हो तो उसके अंदर एक कॉमन बॉम्ब शेल्टर जरूर बनाना पड़ता है उनको, और ये उनकी एक रिक्वायरमेंट रहती है। प्लस आपको दिखेगा पब्लिक एरियाज के अंदर जहां पर जैसे एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टैंड्स हैं, उनके पास में जगहों पे ये बॉम्ब शेल्टर्स बनाए होते हैं ताकि सिटीजन्स को जैसे ही वो अलर्ट आए 30 से 45 सेकंड के अंदर इनको बॉम्ब शेल्टर के अंदर जाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई रॉकेट इनके ऊपर आ रही है उसका अगर वो पास में भी आके गिरे तो सिटीजन्स को बचाया जा सके। तो इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों ने जहां दुनिया के ज्यादातर देशों की चिंता बढ़ा दी, वहीं पश्चिमी देशों में भारी गुस्सा देखने को मिला। तो वहीं ईरान की राजधानी तेहरान और इराक की राजधानी बगदाद, लेबनान की राजधानी बेरूत और गाजा की सड़कों पर लोगों को जश्न मनाते देखा गया। आप इन 3 तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेहरान में कुछ लोग ब्रिटिश दूतावास के बाहर भी जमा हुए और जश्न मनाया। इस दौरान कई लोगों के हाथों में इजरायली हमलों में मारे गए हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की तस्वीर भी देखी गई। वो इसे हसन नसरल्लाह का बदला पूरा हो गया है ऐसा साबित करना चाहते थे, ऐसा दिखाना चाहते थे। और ईरान में जमकर आतिशबाजी भी देखने को मिली और लोग देर रात तक तेहरान की सड़कों पर दिखे। उन्हें लग रहा था कि उनके देश ने जो हमला किया है इजराइल पे वो बहुत कामयाब रहा है और इजराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, लेकिन खबरें इसकी पुष्टि करती हैं कि उतना नुकसान इजराइल को नहीं पहुंचा जितना बड़ा जश्न तेहरान के अंदर मनाया गया। और बसरा, इराक का बसरा इलाका, वहाँ के लोगों ने भी इजराइल पर हुए हमले का जश्न मनाया और अपने हाथों में झंडे और तस्वीरें लेकर ये लोग सड़कों पर निकले। और हमले के बाद गजा यानी वेस्ट बैंक और बैरूत में भी जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ फिलिस्तीनियों ने ईरान के मिसाइल हमलों के बाद जश्न मनाया। लेकिन ये जश्न मनाने की जो तस्वीरें हैं, ये भले ही जश्न की तस्वीरें हैं, लेकिन हकीकत में इजराइल को उतना नुकसान नहीं हुआ जितने बड़े पैमाने पर ईरान के लोगों ने और दूसरे उसके दुश्मनों ने जश्न मना लिया। और ईरान ने इजराइल पर पूरी प्लानिंग से हमला किया था। ईरान ने इजराइल के 3 मिलिट्री बेस और खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर करीब 180 मिसाइलें दागी थी। इजराइल के नेवाटीम, हैदजरीम और टेलनॉफ मिलिट्री बेस पर यह मिसाइलें दागी गई थी। और टेलनॉफ और नेवाटीम इजरायली सेना IDF की सबसे एडवांस मिलिट्री बेस इन्हें माना जाता है। और सैटेलाइट फुटेज से पता चलता है कि नेवाटीम पर कुछ मिसाइलें गिरी थी। इजराइल का कहना है कि ये मिसाइलों से सिर्फ दफ्तरों को नुकसान हुआ है, जहाज़ों को नुकसान नहीं हुआ है। और इस हमले में ईरान ने फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इजराइल के आयरन डोम सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर दिया, तो कुछ मिसाइलों को भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी जंगी जहाज़ों ने तबाह कर दिया। यानी ये कार्य जो है इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है
कि ईरान ने इजराइल पर जितनी भी मिसाइलें दागी थी उनमें से ज़्यादातर को इंटरसेप्ट कर दिया गया है, यानी तबाह कर दिया गया है। और इस वजह से ज़मीनी स्तर पर इस हमले से अधिक नुकसान नहीं हुआ है। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान के इस हमले को नाकाम कर दिया है। इस बीच दोनों देशों के अलग अलग दावे सामने आए हैं। ईरान का कहना है कि उसके हमले में इजराइल को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, वहीं इजराइल ने इस नुकसान को मामूली बताया है। आइए देखते हैं कि इजराइल और ईरान के दावों में कितना अंतर है। तो देखिए, ईरान का दावा है कि उसने इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी और जिसमें से 90% मिसाइलें अपने निशाने पर लगी हैं। वहीं इजराइल का कहना है कि उसने ईरान की ज़्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। और ईरान ने दावा किया है कि उसकी मिसाइलों ने इजराइल के 3 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है, जबकि इजराइल का दावा है कि उसके सभी एयरबेस सुरक्षित हैं, बस थोड़ा बहुत इमारतों में नुकसान पहुंचा है। और ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को भारी नुकसान पहुंचा है। ये ईरान की मीडिया दावा कर रही है कि मोसाद के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है, जबकि इजराइल ने यह दावा किया है कि हेडक्वार्टर जो मोसाद का है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल को जान माल का भारी नुकसान हुआ है, ऐसा ईरान की मीडिया दावा कर रही है। वहां के सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं। लेकिन इजराइल का दावा है, इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता का कहना है कि उन्हें किसी भी के भी मारे जाने की कोई जानकारी नहीं है। हां, कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। तो ईरान और इजराइल की दुश्मनी में आया है नया दौर, फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। और हमले के बाद दोनों पक्षों की तरफ से तीखे तल्ख बयानबाजी लगातार हो रही है। इजराइल ने कहा है कि ईरान ने बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया तो तेहरान का जो रिएक्शन होगा वो अधिक विनाशकारी होगा। और ईरानी हमले पर इजराइल के सहयोगी देश उसके समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस ने हमले की निंदा की है और इजराइल के साथ खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता और दोस्ती जताई है कि हम साथ में रहेंगे इजराइल के। व्हाइट हाउस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इजराइल की मदद वो करता रहेगा। हालांकि यूरोपीय संघ ने तत्काल युद्ध विराम की अपील की, तो वहीं भारत ने दोनों पक्षों से संयम, शांति बरतने और सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल करने की आह्वान किया है। और रूस ने भी सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की और सऊदी अरब ने भी क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए बातचीत पर जोर दिया है। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. This was a brazen, unacceptable attack by Iran, and every nation in the world must join us in condemning it. As the President has made clear, our support for Israel's security is ironclad. We will continue to stand with the people of Israel at this critical moment. We stand with Israel and we recognize her right to self-defense in the face of this aggression. Iran must stop these attacks, together with its proxies like Hezbollah. Iran has menaced the Middle East for far too long. Chaos and destruction brought not just to Israel, but to the people they live amongst in Lebanon and beyond. Make no mistake, Britain stands full square against such violence. We support Israel's reasonable demand for the security of its people. तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन समय और जगह इजराइल चुनेगा। ईरान और इजराइल के टकराव के बीच पश्चिम एशिया में लड़ाई की आशंका बढ़ गई है, युद्ध की आशंका बढ़ गई है। और अगर ईरान और इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर होता है, पूरी तरह से युद्ध शुरू होता है, तो कौन पड़ेगा भारी? आइए देखते हैं कि ईरान और इजराइल में से किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है और किसके पास कितने और कौन से हथियार हैं।
तो ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक दुनिया में अगर मिलिट्री रैंकिंग की बात की जाए तो ईरान 14वें नंबर पर आता है और इजराइल 17वें नंबर पर आता है। यहाँ पर इजराइल के मुकाबले ईरान के पास थोड़ा सा एज है और ईरान के पास 11,80,000 सैनिक हैं, वहीं इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं। इस मामले में भी ईरान आगे है, लेकिन ईरान की जनसंख्या ज़्यादा है, इजराइल की कम है, इसलिए ये आंकड़ा दिखाई देता है। वहीं टैंक की बात की जाए तो ईरान के पास 1996 टैंक हैं, वहीं इजराइल के पास 1370 टैंक हैं। इस मामले में ईरान आगे है, लेकिन ज़मीनी लड़ाई की गुंजाइश दोनों देशों के बीच में कम है, तो ये टैंक का इतना महत्व नहीं रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत इस लड़ाई अगर होती है तो पड़ेगी फाइटर जेट की दोनों देशों में, और यहाँ पर इजराइल का पलड़ा भारी है। इजराइल के पास 241 फाइटर जेट हैं, वहीं ईरान के पास 186 लड़ाकू विमान हैं, और यही फाइटर जेट तय करेंगे अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है, युद्ध किस करवट बैठेगा, ये फाइटर जेट तय करेंगे। वहीं अगर हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो हेलीकॉप्टर्स के मामले में इजराइल भी इसमें भी आगे, इसके पास 146 हेलीकॉप्टर हैं, वहीं ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर हैं। वहीं पनडुब्बी यानी सबमरीन की बात की जाए तो ईरान के पास 19 सबमरीन हैं, और वहीं इजराइल के पास ईरान की तुलना में बेहद कम 5 पनडुब्बियां हैं, 5 सबमरीन हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास करीब 80 परमाणु हथियार हैं, ये रिपोर्ट कहती है, लेकिन ईरान के पास कोई जानकारी लोगों को नहीं है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं भी या नहीं भी हैं, क्योंकि ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, और यही परमाणु हथियार जहां बनने का शक है वही ठिकाने इजराइल के निशाने पर हैं। ईरान और इजराइल की दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि आज ईरान इजराइल का वजूद ही मिटा देना चाहता है। ईरान इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान मानता है, लेकिन आज जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, कभी ये दोनों गहरे दोस्त हुआ करते थे। आइए आपको सुनाते हैं ईरान और इजराइल की दोस्ती और दुश्मनी की पूरी कहानी। तो ईरान में 1979 में इस्लामी क्रांति से पहले तक इजराइल के साथ उसके संबंध काफ़ी दोस्ताना थे, और इस्लामी क्रांति से पहले तक ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था जो इजराइल का दोस्त माना जाता था, और उस वक्त ईरान पश्चिम एशिया में अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी होता था। और 1948 में जब इजराइल बना तो उस वक्त तुर्की के बाद ईरान ही इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश था। उस वक्त सिर्फ 2 मुस्लिम देशों ने मान्यता दी थी इजराइल को, जिनमें से एक ईरान था। और 1967 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान ईरान ने चोरी छुपे इजराइल को पेट्रोल और डीजल उपलब्ध करवाया था, जबकि बाकी के अरब मुल्क इजराइल से युद्ध लड़ रहे थे। वहीं 1979 में इजराइल ने ईरान को $1 बिलियन का कर्ज भी दिया था, लेकिन इसी साल शिया इस्लामिक धर्मगुरु अयातुल्लाह खुमैनी की क्रांति ने ईरान के शासक शाह पहलवी को उखाड़ फेंका और ईरान को एक इस्लामिक देश बना दिया। इसके बाद अयातुल्लाह खुमैनी की सरकार ने इजराइल के साथ संबंध तोड़ लिए, यहाँ तक कि 1980 में तेहरान में जो इजराइल का दूतावास था उसे जब्त करके इजराइल के दुश्मन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यासर अराफात के PLO को दे दिया गया। लेकिन पर्दे के पीछे से इजराइल ने तब भी ईरान की मदद की। 1980 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान को काफ़ी इजराइल ने मदद पहुंचाई। 1981 में इजराइल ने ऑपरेशन बेबीलोन के तहत इराक के परमाणु रिएक्टर पर बमबारी करके उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। और इजराइल का यह कदम ईरान के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन इस युद्ध के बाद ईरान और इजराइल के संबंध तब और ज़्यादा बिगड़ गए जब यह खुलासा हुआ कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और इजराइल किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि मध्य पूर्व या फिर किसी भी मुस्लिम देश के पास किसी भी तरह का परमाणु हथियार हो। तब से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आती गई, जो अब कट्टर दुश्मनी में बदल गई। तो पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि हरियाणा के इलेक्शन में कैसे हुई जलेबी की एंट्री। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हरियाणा के इलेक्शन में जलेबी की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी चुनावी माहौल के बीच सोनीपत के गोहाना पहुंचे। यहां की जलेबियां काफी प्रसिद्ध हैं और राहुल गांधी ने भी गोहाना की मशहूर जलेबी खाई और इसकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस जलेबी को हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में पहुंचना चाहिए। जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा, इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। तो राहुल गांधी ने जब जलेबी प्रेम दिखाया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के जलेबी प्रेम का किस्सा सुना दिया। आइए अनुराग ठाकुर के मुंह से सुनते हैं ये जलेबी वाला किस्सा। राहुल गांधी जी हरियाणा में आए, अचानक से जलेबी याद आ गई। राहुल गांधी जी, आपके पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, और 25 मई 1985 को राजीव गांधी जी सिरसा आए। भजन लाल जी ने उनकी खातिरदारी में कुछ कमी नहीं छोड़ी। ID स्वामी जी उस समय डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने अपने कर्मचारी को भेजा कि जाके जलेबी लेकर आओ। वो गया आदमपुर जलेबी लेने के लिए। दुकानदार ने कहा यार जलेबी की जगह बर्फी ले जाए, भी बहुत अच्छी हो, बर्फी ले आया। राजीव गांधी जी ने खाना खत्म किया, कि जलेबी खिलाओ, तो डब्बा खोला तो बर्फी निकली। उन्होंने वो लताड़ा भजन लाल जी को कि मैंने तो जलेबी खानी थी, तो बर्फी क्यों लेकर आए। भजन लाल जी ने कहा कि मैं अभी मंगवाता हूं, पूरा काफिला भेज दिया आदमपुर जलेबी लेने के लिए। राजीव गांधी जी आनंद फानंद में चले गए बोलते हुए, और भजन लाल जी ने ID स्वामी जी के खिलाफ कार्रवाई कर दी। और वही ID स्वामी ने आपके जनता के आशीर्वाद से भजन लाल को ही लोकसभा का चुनाव कराने का काम किया। तो ये तो था जलेबी का किस्सा, लेकिन आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सारी छुर्रियाँ भर